नमस्कार, मैं अनूप रावत सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2022 में स्वागत करता हूं। का मंदिर बेरुखाल ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर दूर और सियालदे ब्लॉक से लगभग 15 किलोमीटर दूर गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बडियारी वंशज गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई थी, जो कि आज भी सनातन रूप से इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला होता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में जतौड़ा भी कहते हैं। तो ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड, और अब स्वागत करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, जिन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार कार्य किया है। चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन क्षेत्रों में लगातार कार्य करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड राज्य की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक चौबट्टा-खाल, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, श्री सतपाल महाराज जी का। महाराज जी, आपका महाकाली मंदिर सम्मेलन 2022 में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सभी दर्शकों को प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता दूं कि ये महाकाली मंदिर पेज पे ये इंटरव्यू लाइव चल रहा है। और जैसे कि पिछले साल अक्टूबर में महाकाली मंदिर मूर्ति स्थापना हुई थी, तो महाराज जी का उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग था, और साथ ही उन्होंने वहां पे कुछ धनराशि भी प्रदान की थी। इससे पहले भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें महाराज जी के द्वारा 2.5 लाख की राशि दी गई थी। और इतना ही नहीं, साथ में वहां पे जो प्रोग्राम हुआ था, उनमें कई अन्य कार्यों में भी सहयोग किया था महाराज जी का। तो इसके लिए सर्वप्रथम महाकाली मंदिर समिति गढ़वाल अल्मोड़ा महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करती है। सर, सर्वप्रथम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि किस तरह की योजनाएं आप इस समय क्षेत्र में किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं, और क्या घोषणाएं आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए आपकी चौबट्टा-खाल के लिए? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और इस समय घोषणा नहीं हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता लगी है और हम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट से सब हम बंधे हुए हैं, तो घोषणा नहीं हो सकती है। मैं आपको अपनी पॉलिसी बता दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी रही है हमारी टूरिज्म की, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अब तक का ट्रेंड ये रहा टूरिज्म के अंदर कि लैंसडाउन की चर्चा होती थी, पौड़ी के ब्रोशर्स होते थे, टेहरी के ब्रोशर्स होते थे, पिथौरागढ़ के होते थे, बागेश्वर के होते थे, जिले वाइज ब्रोशर्स होते थे, और उसके अंदर जिले के अंदर जो चीजें हैं देखने लायक, वो उसमें अंकित होती थी और बताई जाती थी। और ये बताया जाता था कि साहब रेल हेड से या हवाई अड्डे से या ट्रेन से या बस से आप कितनी दूर हैं। अब हमने क्या किया कि हमने एक सर्किट बनाया, जिसको हम कहते हैं शाक्त सर्किट, भगवती का सर्किट। उसमें हमने 12 मंदिरों को चुना हमारे गढ़वाल से, और 12 मंदिरों को चुना कुमाऊं से। ये 24 मंदिरों का हमने सर्किट बनाया, जो अखबारों में भी छपा है, और उसमें हमने कालिंगा को स्थान दिया है। कालिंगा हो गया, ज्वाल्पा हो गया, इस प्रकार से और भी मंदिरों को लेकर के हमने एक सर्किट बनाया है। इसमें क्या होता है कि जो भगवती को मानने वाला है, वो 2 जगह जाएगा, 3 जगह जाएगा, 4 जगह जाएगा, उसके बाद वो सर्किट करता है। इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ऋषियों ने 12 ज्योतिर्लिंगों के सर्किट बनाए थे। अब 12 ज्योतिर्लिंगों में आप एक साथ नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपने केदारनाथ कर लिया, अगले साल आपने मल्लिकार्जुन कर लिया, उसके बाद रामेश्वरम कर लिया, एक एक के बाद आप करते चले जाते हैं। ऐसे ही हमने सर्किट्स बनाए हैं। कुछ गढ़वाल के भगवती के मंदिरों का दर्शन करेंगे, उसके बाद कुमाऊं में जाके दर्शन करेंगे। तो उनको जो भगवती के प्रेम करने वाले होते हैं, आराधना करने वाले होते हैं, वो भगवती के बारे में जानना चाहते हैं कि साहब यहाँ क्या हुआ। और ये कथा आती है कि जब सती के शरीर को लेके भगवान शंकर गए और अपने कंधे पर रखा हुआ था, तो बड़े विकराल रूप में थे और त्राहिमाम त्राहिमाम संसार में हो रहा था। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना शुरू किया। तो वो अंग जहां जहां गिरे वो सिद्ध पीठे बन गई। इसका भी एक वृत्तांत आता है। तो उसमें भी कुछ सिद्ध पीठे जो हमारे उत्तराखंड में पड़ी हैं, वो भी हमने इस सर्किट में की हैं। उसमें कालिंगा को हमने स्थान दिया है, और निश्चित रूप में उससे धीरे धीरे जो है हमारे जो दर्शक हैं और पर्यटक हैं, वो इसमें बढ़ेंगे। ऐसे ही हमने एक शंकर भगवान का सर्किट बनाया, जिसे शैव सर्किट कहते हैं। उसमें 12 हमने उत्तराखंड के 12 कुमाऊं के शंकर भगवान के मंदिरों को लेकर के उसको रखा है। जैसे जागेश्वर का है, बागेश्वर का है, ये सब मंदिर उसमें रखे गए हैं। और बेसिकली हम चाहते हैं कि एक जिले के अंदर आदमी जाए, टूरिस्ट जाए, और जिले के अंदर और भी क्या एक्टिविटीज है वो देखे। इसके बाद हमने वैष्णव सर्किट बनाया है, नवग्रह सर्किट बनाया है। नवग्रह सर्किट के अंदर हमारे जो हमारे धन सिंह जी हैं, उनके क्षेत्र में पैठानी है, तो पैठानी के अंदर वहां राहु का मंदिर है। उसके बाद कटारमल में सूर्य का मंदिर है। उसके बाद आपके उखलखांडा में बृहस्पति का मंदिर है। खरसाली में हमारे
शनि देव का मंदिर है। तो ये मंदिर हमारे उत्तराखंड में है और हमारे मानिला में जो आपके नजदीक है, मानिला के अंदर वहां नवग्रह का मंदिर है। इस प्रकार की पूरी सूचना हमने नवग्रह सर्किट में प्रोवाइड की है। इस प्रकार से महाशु का सर्किट बनाया है, जिसके बहुत लोग, हिमाचल के लोग भी महाशु को मानते हैं और महाशु का सर्किट 4 भाइयों का सर्किट है। इस प्रकार से वो बनाया है। सिखों का सर्किट बनाया है, नानक मत्ता लेकर के, हेमकुंड साहब लेकर के, और भी जो गुरुद्वारे बड़े महत्वपूर्ण है उनको जोड़ा है हमने। तो ये सर्किट्स हमने बनाए। तो इससे जनता को बड़ा लाभ मिलता है और मैं समझता हूं कि जो जिसके देवता के जो भक्त होते हैं उनको वहां वहां पहुंचने की पूरी जानकारी मिलती है और ये एक धार्मिक सर्किट बनता है। तो कालिंगा का भी जो हमने वहां आया करती थी और पूजा तो बड़ा प्राचीन वो मंदिर है और मैं सब बड़ी सिद्ध पीठ है। तो उसका हम प्रचार प्रसार निश्चित रूप में सरकार कर रही है और करेगी भी, और उसको हमने एक सिद्ध पीठ के रूप में रखा है। तो ये क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि जैसे और गढ़िया है, हमारे 52 गढ़ है, तो इस प्रकार से गढ़ियों को भी हम एक सर्किट उसका बना रहे हैं और उससे प्रचार प्रसार होगा, लोग वहां जाकर के देखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माँ काली मंदिर के सभी दर्शकों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि महाराज जी जिस सर्किट की बात महाराज जी कर रहे हैं, आप सब ने भी क्षेत्र में कई जगह पे ये पंपलेट देखे होंगे। महाराज जी ने माँ कालिंगा मंदिर को उसमें शामिल किया था और हमने खुद ये बैनर देखे हैं, जगह जगह उत्तराखंड में लगे हुए थे। तो इसके लिए भी हमारे क्षेत्र के लिए और माँ काली मंदिर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जी सर। सर अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो सतपुली और सुरसी झील की जो बात हो रही है, तो उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी है? तो हमारी एक सतपुली झील है और जो हमारी सूची झील है, सबसे पहले तो इससे पर्कुलेशन ऑफ वाटर बढ़ता है, भूजल स्तर बढ़ता है, पानी का स्तर ऊंचा आता है और जगह जगह हमारे स्रोत या जहां जहां पानी का आगे निकास होता है, जैसे मानसरोवर झील आपके बारे में सुना होगा आपने, तो वहां से भी पानी आता है और अधिकांश नदियां जो हैं हमारी झीलों से ही शुरू होती हैं। तो ये झीलें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सतपुली झील के अंदर हमारा एक बड़ी झील बनेगी और उसके अंदर जो पर्यटक है वो वहां पर पहुंचेगा। तो इस झील में पहुंच करके यहाँ पर जो है बोटिंग होगी और जैसे नैनीताल का नजारा है वो आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप में उसके पेरिफेरी के अंदर हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वहां पर कैफेटेरिया बनेंगे, फूड हॉल बनेंगे, ताकि माँ बाप वहां कॉफी या चाय पी सकें और उनके बच्चे बोटिंग कर सकें, अपने बच्चों को देख सकें। इस प्रकार से प्ले ग्राउंड भी होंगे। तो हम चाहते हैं कि उसके चारों तरफ लोग जो हैं घूमने वाले घूमे, पेडिस्ट्रियन पाथ हो, पैदल चलने वालों के लिए हो, ताकि झील के चारों तरफ लोग जो है शाम को टहलने निकल जाएं और वहां पर जो है जलपान का आनंद ले और स्नैक्स का आनंद ले। तो इस प्रकार के डिफरेंट स्नैक्स भी वहां लग जाएंगे और एक किस्म से रात को जिसको हम कहते हैं नाइट लाइफ, उस तरह का वातावरण बनेगा। तो टूरिस्ट रुकता है और विशेषकर लैंसडाउन के हमारे टूरिस्ट पर हमारा फोकस है कि दिल्ली से वो चाहता है कि भाई एकांत जगह में मैं जाऊं, और जब वो लैंसडाउन पहुंचता है तो उसके बाद उसके अंदर उत्कंठा होती है, भाई आगे क्या देखने को है, आगे कुछ होता नहीं है, तो वहां रह करके चले जाता है। अब हम चाहते हैं कि हम उसको सतपुली लाए और सतपुली के अंदर जो हमारा ज्वाल्पा धाम है, उसके बाद हमारा भुवनेश्वरी है, उसके बाद ताड़केश्वर है, एकेश्वर है, तो ये सारे स्थानों का हम जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और उसके बाद दीवा का डांडा रलसवान है जहां सनराइज दिखाई देता है। अगर आप दार्जिलिंग जाएं तो दार्जिलिंग के अंदर एक पहाड़ के ऊपर से टाइगर हिल बोलते हैं, वहां से सनराइज दिखता है। लोग 4 बजे 5 बजे पहुंच जाते हैं और सनराइज देखते हैं। इसी प्रकार का बड़ा एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपको हमारे भगवती दीवा रलसवान से दिखाई देता है। तो हम वहां चाहते हैं कि लोग जाके कैंप करें और वहां कैंप फायर के जरिए वहां की जो लोकल फोक टेल्स हैं, लोकल कहानियां हैं, वो भी सुनाई जाएं और वहां पर लोग आनंद लें और सवेरे सनराइज देखें। तो सनराइज को देखने के लिए काफी टूरिस्ट जाना चाहता है, तो उसका भी यहाँ लाभ मिलेगा। तो सतपुली झील के अंदर काफी हमारी एक्टिविटीज होगी। उसके बगल में बानघाट है और बानघाट के अंदर एक बहुत बड़ा तप्पड़ है, तो वहां पर काफी हमारी पैराग्लाइडिंग की और एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हमारी चली। नयार नदी के अंदर बहुत अच्छा यहाँ पर महाशीर और यहाँ पर एंगलिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं और एंगलिंग यहाँ होती है, बहुत अच्छी तरीके से होती है और उसको भी हम चाहते हैं कि उसको भी हम लाएं। और इसके साथ साथ हम लोग और भी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि जहां पर पैराग्लाइडिंग हो सके और इलेक्ट्रिकल वायर्स ना हो, तो वहां पर पैराग्लाइडिंग और जो एरो स्पोर्ट्स हैं उनकी एक्टिविटीज हों, ये हम लोग चाहते हैं।
जी सर। और सर एक जो योजना पंपिंग योजना है, रसिया मादे पंपिंग योजना, आई थिंक इसका भी जियो जारी हो गया, तो इसमें कब तक ये इस पे वर्क होने की संभावना है? हाँ, इसके लिए बहुत मैं सब क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। रसिया महादेव पंपिंग पेयजल योजना जो है, ये 10,88,61,हजार में बनकर के तैयार होगी। इसका शासन आदेश हो गया है और आचार संहिता के बाद जैसे हमारे चुनाव खत्म होंगे, इस पर काम चालू हो जाएगा। उसके बाद दूसरी पंपिंग योजना हमारी गुजरखंड पंपिंग पेयजल योजना है। 22,21,01,01,000 में ये बनकर के तैयार होगी। बेदीखाल जोगीमढ़ी पंपिंग पेयजल योजना है, इसकी लागत 22,84,84,00,000 है। उसके बाद धोबी डांडा पेयजल पंपिंग योजना है, जिसकी लागत जो है 25,01,32,000 है। ज्वालपा नौगांव पंपिंग पेयजल योजना है, 24,37,38,000 और बरसुंडा देवता पंपिंग पेयजल योजना है, जिसकी 31,22,41,000। तो ये कुल मिला के 136,55,57,000 में ये 6 योजनाएं हैं, जिसका लाभ रसिया महादेव पंपिंग पेयजल योजना आपका है और बेदीखाल जोगीमढ़ी ये इसका भी लाभ उस क्षेत्र को मिलेगा। तो ये जल्दी चुनाव के बाद शुरू हो जाएंगी। और दूसरा हमारी सरकार का अभियान है कि ₹1 मामूली शुल्क में हर घर में नल और नल में जल की योजना भी हम ला रहे हैं। उसमें अभी डिपार्टमेंट ने नल तो लगा दिए हैं और उसको पुराने सोर्स से टैप किया है, जिस पर हम लोगों को आपत्ति है कि भाई पुराने सोर्स से टैप ना करिए, सोर्स लिमिटेड होता है। 20 घरों में पानी जा रहा है, आप उसमें 10 और जोड़ देंगे तो पानी की किल्लत हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि नए सोर्स टैप हो और जो हमारी युवा पीढ़ी है और हमारे जो क्षेत्र के जो प्रधान लोग हैं और क्या कहते हैं ब्लॉक प्रमुख हैं, ये सब लोग नए सोर्स की तरफ ध्यान दें। नए सोर्स को आप टैप करेंगे तो मैं समझता हूं कि क्योंकि इसमें पैसे की कमी नहीं, जल जीवन मिशन के अंदर कोई पैसे की कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए और खासकर हमारे पलायन को रोकने के लिए अपूर्व हमारे पास ये एक वरदान है कि हम जगह जगह गांव में पानी मुहैया कराएं, जिससे लोग पलायन के लिए बाध्य ना हो। तो इसमें बहुत बड़ा काम होना है और ये हम सबका दायित्व तो बनता है कि सही सोर्स जो है उसको हम टैप करें, नए सोर्स को टैप करें, जिससे कि पानी की किल्लत ना हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत भी पैनल में है, तो मैं दीपक रावत जी के पास जाऊंगा। जी दीपक जी। रावत जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है कि अभी जैसे जल की बात कर रहे हो, क्या ऐसी कोई योजना है कि हम जल को सेव भी कर पाए? जैसे जो बारिश का पानी है, जैसे अब कालिका मंदिर की मैं बात करता हूँ तो वहां पे पानी की प्रॉब्लम, हम जो बारिश का पानी है उसी पानी को स्टोर करके जैसे फूलों में हम उसको यूज कर सके, तो इस तरह की कोई योजना है कि पहले हम पानी को कैसे सेव करें? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है सरकार का डिपार्टमेंट है, जिसमें सरकार जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करती है। उसके अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उसके नीचे टैंक बन जाएं, उस पानी को आप रोक सकें और उसको हार्वेस्ट कर सकें। इस पर सरकार ध्यान देती है और शायद उसके लिए सब्सिडी भी है। और खास करके जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ गुजरगढ़ी और आपके जो और गढ़ियां रही हैं, वहां पर भी पुराने जमाने में बारिश के पानी को कंटेन किया जाता था, बारिश के पानी को रोका जाता था और उसी का लोग उपयोग करते थे। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए पहाड़ में। और लोगों को हम ये भी प्रेरित करते हैं कि भाई, क्योंकि अब नए नक्शे जो बन रहे हैं, जितने भी सरकार के नए मकान बन रहे हैं और आम जनता के मकान बन रहे हैं, उसमें हमने कंपलसरी भी कर दिया है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, जिससे कि आपके बागवानी में उसको इस्तेमाल कर सकें, कपड़े धोने में उसको इस्तेमाल कर सकें और निश्चित रूप में इसका उपयोग होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने ध्यान देना चाहिए और उसको पॉपुलर करना चाहिए। धन्यवाद सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिक्षा है, जैसे शिक्षा को हम कैसे पहाड़ों में बेहतर कर सकते हैं? जैसे कृषि की हम जब बात करते हैं तो क्या हम अपनी ही कृषि की बात जो है उन किताबों के द्वारा, हम पाठ्यक्रम के द्वारा बताया जाए, ताकि हमारी कृषि के बारे में, जो हमारे उत्तराखंड की जो कृषि है उसके बारे में समझे। अगर हम बाहर की कृषि के बारे में जान रहे हैं तो वो कैसे समझेंगे कि उत्तराखंड की कृषि को कैसे बचाना है, जानवरों से कैसे बचाना है? इस तरह की कोई हम पहल ला सकते हैं क्या सर? ला सकते हैं, बल्कि मैं शिक्षा मंत्री जी को इसके बारे में बताऊंगा और आपका बहुत अच्छा सुझाव है। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपने अच्छा सुझाव दिया। मैं इस समय जो चुनाव में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि हमारे लगभग लोगों ने खेती समाप्त कर दी। हमारे संगला कोठी के अंदर एक टाइम पर
सारे जो है सियारे जो है हरे होते थे और वहां पर लोग धान लगाते थे और लोग देखने आते थे कि साहब कितनी हरियाली इस क्षेत्र में और कैसे ये फसल को पैदा कर रहे हैं। आज वहां पर केवल आपको भूसा दिखाई देगा, कुछ नहीं हो रहा है, जंगली घास हो रही है, क्योंकि साहब जंगली जानवरों का और बंदरों का और सुअरों का ये जो है आतंक है। इसको रोकने के लिए लोगों ने इलेक्ट्रिक फेंसिंग हमें लगानी होगी, उसको पॉपुलर करना होगा। हमारे यहाँ कुछ लोग हिमाचल के लोग आए हुए हैं, तो हमें बता रहे थे कि भाई कोविड काल के अंदर दिल्ली में जब लोग परेशान हो गए और जगह परेशान हो गए तो अपने गांव-गांव चले गए, हिमाचल में चले गए और हिमाचल में बागवानी करने लगे। दिन भर क्या करें, खाली बैठे हुए हैं, तो बागवानी करने लगे। तो इतनी पैदावार उन्होंने कोरोना काल में की, अद्भुत पैदावार की और वो सब तब सफल रही। वहां भी जंगली जानवर है, ऐसी बात नहीं है, पर वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग की। तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग को पॉपुलर करना पड़ेगा ताकि उसमें जानवरों को बिजली का झटका लगे और जानवर उसके अंदर जो है खेती को सुरक्षित रखे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास पॉली हाउस का है, एक्वा फार्मिंग, आपकी जो हमारी हाइड्रो फार्मिंग है, उसमें पानी अगर कहीं नहीं है तो आप पानी को सर्कुलेट कर सकते हैं और आपको पता है ट्यूब में और जो हमारे उसके बने होते हैं, ट्रफ्स बने होते हैं, टब बने होते हैं, उसके अंदर पानी सर्कुलेट होता रहता है, उसमें टमाटर पैदा हो जाते हैं एंड दे आर ऑल सॉइललेस, उसमें सॉइल की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसको आप एक ट्रे के ऊपर दूसरी ट्रे, तीसरी ट्रे, चौथी ट्रे कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फार्मिंग। तो अगर हम वर्टिकल फार्मिंग करें तो हम एक पॉली हाउस के अंदर काफी बड़ी जमीन को समेट सकते हैं, तो इसका भी एक बड़ा काम हो सकता है। दूसरी चीज, मेरे सतपुली में आपने देखा होगा सोलर, पूरे पहाड़ के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं और उससे काफी सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी पैदा हो रही है, बिजली पैदा हो रही है। तो जहां पर खेती नहीं हो सकती है और वहां पर हमारे पास पड़ा है तो सोलर का भी हम काम कर सकते हैं और वो जमीन दी जा सकती है और जो जमीन को लेगा वो एक्चुअली उसका मुआवजा या रेंट गांव वालों को देगा। तो निश्चित रूप में ये स्कीम भी हो सकती है कि सोलर की जगह हम लोगों को फायदा पहुंचाएं और उनकी जमीन का उपयोग करें। धन्यवाद सर। सर जैसे कि अभी हाल ही में आपने काफी रोडों का कनेक्टिविटी गढ़वाल, अल्मोड़ा और सबको जोड़ा हुआ है, तो इसी में मेरा एक सवाल है कि एक रोड उसमें से मुझे लग रहा है बिरुखाल भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो बचा हुआ है, तो वो कब तक यानी कनेक्ट होने का कब तक हो जाएगा? ताकि हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है उसमें अगर कोई मुआवजा नहीं लेता है तो उसको हम विधायक निधि से भी बनवा सकते हैं। तो हमने ये लोगों से कहा है कि अगर आप प्रतिकर नहीं लेते हैं तो वो बन जाएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी 2 किलोमीटर से कम नहीं बनाता है, फिर वो जिला पंचायत में जाके बनेंगी या विधायक निधि से बनेगी। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आप अभी गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और हमारे उत्तराखंड में मैंने देखा है कि लोग बहुत मिलनसार भी होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, तो आप किस तरीके का आप रिस्पांस देख रहे हैं अभी हमारे क्षेत्र में? मैं रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सिल्ली-बिल्ली भी था और रसिया महादेव की तरफ था और मैं उसके पहले थोड़ा सा ललितपुर भी गया था, तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था और लोग जो है इस समय थोड़ा सा इसमें ये देख रहे हैं कि भाई जो शराब का यहाँ जो बोलबाला है उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई घरों में विघटन ना हो, कलह ना हो और ये रोकथाम हो। काफी कुछ बांटी भी जा रही है, आपको पता है क्या हो रहा है, सब आपके सामने है। तो लोगों का यही कहना है कि हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें और इस प्रकार का जो नशा जो हमारी युवा जनरेशन को खराब कर सकता है ये ना हो। और मैं निश्चित रूप में आगे हमारा जो फोकस रहेगा वो रोजगार पर रहेगा और आप देखेंगे कि हमारी सरकार आने वाले समय में बिल्कुल रोजगार मुहैया कराएगी और इसमें हम काफी कुछ जो हमारे माइक्रो लेवल पर काम करने की चीजें हैं और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ जो हमारे होम स्टे हैं, एक कोरोना काल के अंदर काफी स्टैग्नेंट हो गया। आपको पता है कोरोना काल के अंदर कुछ नहीं कर सके, ना हम संवाद कर सके, ना मिल सके। हमारा जो ये होम स्टे का फोकस था ये बहुत बढ़ा और आज हमारे यहाँ करीब 4000 के करीब हमारे यहाँ होम स्टे हो गए, रजिस्टर्ड हो गए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने होम स्टे की बहुत चर्चा की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ये जो हमारी आवास योजना है, तो इसमें अपने मकानों में जैसे हम लोग अपने पुराने मकान हमारे हैं उनमें थोड़ा मॉडिफाई करके टॉयलेट लगा के, इंग्लिश टॉयलेट लगा करके और उसको ठीक कर दिया जाए और उसमें थोड़ा सेफ्टी फीचर भी होना चाहिए, ऐसा ना हो भूकंप में वो छत गिर जाए, थोड़ा सेफ्टी फीचर करके तो वहां होम स्टे बनाए जा सकते हैं। और उसके अंदर क्या है कि कोई आदमी यात्रा कर रहा है, वहां से जा रहा है
तो गांव का भोजन, जो ग्रामीण भोजन है, जो हमारा उत्तराखंड का भोजन है, उसका स्वाद भी चखे। मंडवे की रोटी हो गई, कंडली की भुजी हो गई, हमारे वेरियस टाइप ऑफ नमक्स होते हैं, टेढ़ दूसा हो गया, चुलमंडी हो गई। तो ये जो हमारे अपने जो भोजन है, इनका भी स्वाद चखे और यात्रा वहां से हो, ट्रैकिंग हो, हमारे गुजरू गढ़ी में जो रास्ते हैं और भी गढ़ियों में जो रास्ते हैं उनके बीच में होम स्टे हो, इसको भी मैनेज करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए हम लोग पूरा योगदान टूरिज्म डिपार्टमेंट देगा। और मैं तो यहां तक करना चाहता हूं कि भाई आपके होम स्टे का टेलीफोन नंबर, उसका जगह, उसकी लोकेशन और उसकी 360 डिग्री वो वीडियो में क्या दिखता है, वहां से क्या क्या दिखता है, कैसे आप हिमालय का दर्शन कर सकते हैं, किस किस पॉइंट को आप वहां से जोड़ सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे और हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आपके होम स्टे को प्रमोट करें, ताकि कोई भी आदमी जहां जाना चाहता हो वो देख ले भाई कहाँ होम स्टे है, वहां आपको टेलीफोन करके अपनी बुकिंग करवा दे। तो ये सब चीज हम चाहते हैं और इसमें ये नहीं कि कोई चीज बहुत फैंसी हो, बहुत बढ़िया हो, ऐसा नहीं है, पर कंफर्टेबल होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो ये हम चाहते हैं। दूसरा हमारा एक अभियान ये रहेगा कि मैं जब पेरू गया था तो मैंने देखा कि बिल्कुल चट्टानों पर उन्होंने क्यूबिकल्स लटका रखे हैं और जो वहां पर माउंटेन क्लाइंबर्स है वही चढ़ पाते हैं, तो वहां भी ऐसे होटल बना रखे हैं जो बिल्कुल पत्थरों पे लटके हुए हैं और आप चढ़िए। दूसरा मेरा एक ड्रीम है कि जो हमारी युवा पीढ़ी अगर थोड़ा इसमें इंटरेस्टेड हो जाए, तो जैसे गांव में कोई सेफ जगह होती है जहां कोई जानवर वानवर, जंगली जानवर नहीं होता, सेफ जगह होती है, उसको चुन करके वहां एक बेड लगाया जाए और गर्मियों में हम लोगों से कहे कि भाई आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं। तो वो रात को सोएंगे और रात को सो करके अपने छत, अब आसमान को देखेंगे तो स्टार्स दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिटी लाइट नहीं है, तो स्टार्स जो है आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे। मैं एक समय मधमेश्वर गया और जब मैं बाहर निकला और मैंने वहां देखा, मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि आकाश ऐसा दिखाई दे रहा था, एक एक तारा आपको दिखाई दे रहा था। अभी हम लोगों ने केदारनाथ की तरफ कुछ हट्स बनाए हैं जिनके ग्लास टॉप्स हैं, उनकी जो रूफ है वो कांच की बनी, तो आप लेट जाइए और लेट करके आप तारे देखते रहिए। तो ये स्टार गेजिंग का भी बहुत बड़ा एक नया लोगों में शौक पैदा हुआ है कि भाई हम स्टार्स को देखें और नेचर को देखें। सनराइज दिखाई देता है, तो उसमें क्या है, 800-1000 रुपए में, 500 रुपए में बेड अवेलेबल करवा दीजिए, किसी का बगल में अच्छा से टॉयलेट बन जाए तो कोई भी आदमी वहां आकर सो सकता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड की जो प्रतिभाएं हैं, हमारे फिल्म स्टार हैं, वो भी इसको अवेलेबल करें और इसको प्रचार प्रसार किया जाए, इसके यूट्यूब के अंदर उसका एक्सपीरियंस लोग अपना वर्णन करेंगे, तो ये भी हमारी पद्धति बड़ी पॉपुलर हो जाएगी और गर्मियों में ये काम हो सकता है। तो इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो इलाकों में जो हमारी कहानियां होती हैं, कुछ वहाँ गोस्ट टेल्स होती है, कुछ वहाँ देवताओं की कहानियां होती हैं, कैसा हमारा गोरखाना हुआ, जैसे आपके यहाँ तिलो रोतेली का वहां है, तो तिलो रोतेली जब कालिका मंदिर में आती थी तो बलि दी जाती थी और उसकी आंतें निकाली जाती थी, जो बलि दी जाती थी उसकी आंतें निकाल करके लंबी लाइन उसका प्रसाद ले जाते थे लोग, अभी भी शायद वो होता होगा। तो तिलो रोतेली ने क्या किया, वो कैसे जॉन ऑफ आर्क से और झांसी की रानी से भी महान थी, क्योंकि झांसी की रानी की तो फौज थी, तिलो रोतेली की फौज नहीं थी। उसने अपनी घोड़ी को लेकर, बदुली घोड़ी को लेकर के, अपनी सैलियों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के फौज क्रिएट की और लड़ाई लड़ी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है और हमने अभी तिलो रोतेली का जो कुरान में जहां वो पैदा हुई, बड़ी खुशी की बात है कि मैं वहां गया था, हम वहां एक म्यूजियम बना रहे थे। तो उसके बाद जैसे मैं गांव में गया तो लोगों ने कहा साहब आप उसका मकान देखिए और तिलो रोतेली का मकान देखिए, आप क्यों नहीं इसको ले लेते हैं। तो हमारा प्रयास चल रहा है, हम वहां के जो उनके जो वंशज हैं उनसे हम वो पूरा मकान ले रहे हैं और उस मकान के अंदर तिलो रोतेली का जो जीवन था, उसके टाइम की जो चीजें होती थी वो सब रखी जाएंगी, रेप्लिकास के रूप में रखी जाएंगी, ओरिजिनल तो हमारे पास नहीं है। तो उसकी गाथा जहां वो पैदा हुई वो दिखाई जाएगी, तो एक हमें एक लिविंग एक म्यूजियम मिल जाएगा, जीता जागता म्यूजियम मिल जाएगा। उसके बाद वो आपके यहाँ जो हमारे जो बेरो खाल है वो उसी के नाम से प्रख्यात है, उनकी जो गाने हैं ढकी धे धे करके बच्चों को लोरी सुनाई जाती थी, तो उसमें भी तिलो रोतेली के गाने होते थे। तो उसकी जो ग्रेटनेस है, उसका जो एक संकल्प था दुश्मन को खदेड़ने का, उसका हम कहानियां, अब मैंने उसके नाटक भी देखे और बहुत कुछ देखा है, तो उसको हम काफी कुछ लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और उनके जो गाने हैं, उनके गाने वाले जो हैं, हमारे जो भाट होते हैं,
चारण होते हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करें, तो बहुत कुछ उसका हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार से अभी पुरिया नथानी का आता है, उनका फौज था, उनकी बड़ी वीरता की कहानी आती है, माधो सिंह भंडारी की वीरता की कहानी आती है। हम जब ऋषिकेश से चलते हैं और श्रीनगर जाते हैं तो रास्ते में माधो सिंह भंडारी के मलेथा के फूल पड़ते हैं। हम भूल जाते हैं कि माधो सिंह भंडारी ने कितना बड़ा बलिदान दिया, अपने पुत्र का बलिदान दिया। तो ये सब चीजें हमारे टूरिज्म में आनी चाहिए। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोगों की रिसर्चेस हमें मिलेंगी, तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे ये सब चीजें सामने आए जनता के, और जनता देखे कि उत्तराखंड का क्या जीवन रहा, क्या यहाँ के शूरवीर रहे, कैसी उनकी वीर गाथाएं रही। तो ये सब चीजें लाने का प्रयास हम करें। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि अब रोजगार की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम उत्तराखंड में एक ऐसा जागरूकता अभियान चलाएं, क्योंकि मुझे लगता है स्कीमें तो बहुत है वहां पे करने के लिए, मुर्गी के लिए आप लोन मिल जाते हैं, अनेक प्रकार के गवर्नमेंट स्कीमें निकाली, मुझे लग रहा है वहां पे जागरूकता की एक कमी हो रही है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्कीम्स हो, मतलब ऐसे एक अभियान हो जिसमें लोगों को अवेयरनेस किया जाए। तो इस तरह का कोई प्लान बन सकता है जिससे कि नवयुवक जो हैं वो वही रह के जागरूक बने, और उसी में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे मैं काफल की बात करता हूं, तो काफल को कैसे हम पूरे साल भर बेच सकते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा दें, या रामनगर में जो मिठाई है वो उस मिठाई को कैसे हम इंटरनेशनल ले जाएं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे प्रोडक्ट। तो एक जागरूकता की एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन जागरूक अभियान नहीं है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के उसका सबसे मूल कारण दीपक रावत जी यह है कि हमारा एक्सपोजर नहीं। अभी मैं जब हमारे यहाँ स्टॉल लगते हैं दिल्ली में, हमारी उत्तराखंड का पेविलियन लगता है, तो मैंने देखा कि आपने देखा होगा अल्मोड़ा की बाल मिठाई, बड़ी फेमस मिठाई है। तो मैंने कहा खेम सिंह की बड़ी फेमस मिठाई है, तो मैंने खेम सिंह से कहा, मैंने कहा भैया डब्बा तो तुम्हारा वही है, मिठाई तुम्हारी आज की मिठाई है, पर डब्बा तो तुम्हारा वो पैकेजिंग वही है, इसको ढंग से पैकेजिंग करो, ये अपने आप में बड़ा ऊंचा स्तर होगा। तो वो हंसने लगा। तो ये एक लोगों को विजन देना है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि वर्कशॉप्स लगा करके लोगों को एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो कैसे कैसे मिठाइयां, आपने देखा होगा कि विदेशों में चॉकलेट को कैसे वो टॉफी बनाते हैं, कैडबरी चॉकलेट है, कोको चॉकलेट है, उसके ड्रिंक्स बना दिए उसके, और कितने वैरायटी में चॉकलेट बनाई जाती। तो कहने का मतलब ये एक्सपोजर हमें देना पड़ेगा, और एक्सपोजर में हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा कि आपकी चीज ये कैसे बेची जा सकती है अच्छी अच्छी। अभी हमारे यहाँ कंडली की चाय बिक रही, बड़ी फेमस चाय है, नेटल ग्रास उसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो नमक है, जैन दूसा और भी जो नमक है, लहसुन के नमक है, ऐसे 12 किस्म के नमक एक महिला जो है वो अल्मोड़ा से बेच रही है, वो नमक उसके विदेश तक जाते हैं। तो व्हाट वी नीड इज पैकेजिंग, और उसके रिशेप करके, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे मधुमक्खी का शहद है, शहद के अंदर शहद हो गया, शहद के बाद उसमें प्रोटीन और होता है, वो चीजें होती हैं, काफी कुछ उसके अंदर चीजें होती है, तो वो चीजें बेची जा सकती है, पर उसके लिए निश्चित रूप में लोगों का एक्सपोजर होना चाहिए कि हमारी चीज ये ऐसे बिक सकती है। आपने देखा होगा कि पहले लोग मंडवे की रोटी का ज्यादा जिक्र नहीं करते। आज क्या है कि हमारे मेहमान आते हैं और कहते हैं भाई मंडवे की रोटी खिलाओ, तो लोगों को स्वाद आने लगा, लोगों को समझ में आया कि साहब ये ग्लूटेन फ्री है, ये हाथों में चिपकता नहीं है, और ये बीट से भी अच्छा है, और ये कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करता है। तो अब धीरे धीरे जब फायदे लोगों को पता चल रहा है, तो आज हमारा मंडवा भी बिक रहा है। ऐसे ही जख्या है, जख्या को कोई पोता नहीं था, जख्या रॉ उगता था, नेचुरल उगता था, आज जख्या की भी बिक्री हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब भ्यूल है, आपने भ्यूल देखा होगा, भ्यूल का शैम्पू होता है, ऑर्गेनिक शैम्पू है, कोई केमिकल नहीं। तो ये सब चीजों को पैकेजिंग हमें करनी है। लिगड़े का अचार बिक रहा है, बताइए, लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं, मैं भी खरीद के लाया, हमारा जलागमी उसको मार्केटिंग कर रहा है। तो अब ये प्रोडक्ट्स जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, हमारी टिबरू जो है उसका चटनी बनती है, हमारे यहाँ कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनकी घास धूप के लिए दी जाता, धूपान दी जाती है। तो ये सब चीजों की पैकेजिंग और एक्सपोजर, तो हमें लोगों को दिखाना पड़ेगा भाई आपके प्रोडक्ट का क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे आप बेच सकते हैं, तो उसका फायदा लोगों को निश्चित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अब मैं अनूप जी के पास जाना चाहूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाकाली मंदिर सम्मेलन में जुड़ने के लिए।
और जिस रोड की दीपक दर्शकों को बता दूं कि जिस रोड की दीपक भाई बात कर रहे थे, वो रोड पिछले साल हमने महाराज जी से बात की थी। वो रोड है रसिया महादेव टू बेरोखाल, और मुझे बहुत खुशी है कि महाराज जी ने उसके बाद तुरंत उस पर कार्रवाई के आदेश दिए, और वो रोड अब बिल्कुल 100 मीटर रह गई है, कम से कम 100 मीटर या 200 मीटर रह गई। आई थिंक, उम्मीद है हमें कि बहुत जल्दी वो हो जाएगी। महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े मां काली मंदिर सम्मेलन 2022 में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले चुनाव के आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा वोट कुशाल विधानसभा क्षेत्र चौबटाखाल के लिए है। यह है हमारे वोट की ताकत। इसलिए मेरा निवेदन है कि आगामी 14 फरवरी को अपने मतदान केंद्र में जाकर के वोट जरूर दें।